बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर नंबर 8 पढ़ना है, 10th केमिस्ट्री 10th लेक्चर नंबर 8। चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 9, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का, और इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर जो 7 था उसमें हमने पढ़ा था बहुत ही अहम टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको हमने कंप्लीट किया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने ड्राइव किए थे, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। तो वहाँ हमने कुछ जनरल रिएक्शन लेके लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने उन जनरल रिएक्शंस को ड्राइव करके उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाला था। तो आपको याद होगा हमने 2 रिएक्शन लिए थे, A + B गिव्स यू C + D। तो उसका हमने Kc फाइंड आउट किया था। Kc मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद हमने एक और रिएक्शन लिया, उसमें हमने रिएक्शन लिया जो मोर जनरल रिएक्शन, मोर ब्रॉडर रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी थे, शो हुए थे। तो नंबर ऑफ मोल्स में स्मॉल a था, स्मॉल b था। तो A + B गिव्स यू C एंड D। तो ये भी हमने 2 रिएक्शन दिए थे जनरल, और इनका हमने Kc फाइंड आउट किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जिस तरीके से हमने वो Kc फाइंड आउट किया था, तो Kc फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो ये हमने अप्लाई करना है रिएक्शंस पे। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका अब हमने Kc फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करके जैसे हमने किया था। तो अब देखिए, पहले ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको दे सकते हैं, या आपको दे के, सॉरी एक मिनट दोबारा बंद करें। तो स्टूडेंट, ये आपको एग्जांपल दे सकते हैं, वो N2 + O2 गिव्स यू 2NO। तो ये आपको रिएक्शन देंगे और कहेंगे फाइंड आउट इट्स Kc। क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड आउट, रिएक्शन लिख के फाइंड आउट Kc, यानी Kc आप फाइंड आउट करें। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का। तो क्या है ये, देखते हैं। क्या है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करती है ऑक्सीजन गैस के साथ टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो क्या बनता है हमारे पास? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। NO क्या होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO। इसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। द रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज, फाइंड आउट द Kc हमने फाइंड आउट करना था। अब ये रिएक्शन है हमारे पास। तो स्टूडेंट, अब इसमें आप फुल बिल्कुल उसी तरह स्टेप भी कर सकते हैं, जैसे आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में सारे स्टेप किए, उस तरह भी आप पूरे स्टेप कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम वही स्टेप करेंगे जो बुक में दिया हुआ है, जैसे बुक का प्रोसीजर है, हमने वही प्रोसीजर को फॉलो करना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके फुल स्टेप करें, सारे इसके स्टेप करें, तो क्या होगा जी आपके पास? कैसे होगा? जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब N2 और O2 मिलेंगे और NO बनेगा, इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब NO रिकम्बाइन होकर N2 O2 बनाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। तो अगर फुल स्टेप करें तो हमें फुल स्टेप इस तरह होंगे कि क्या होगा जी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। किस पे डिपेंड करता है? जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होती हैं, N2, एक्टिव मास ऑफ N2 और मल्टीप्लाइड बाय O2। और उसके बाद RF लिखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करें और इज इक्वल टू का साइन लगाएं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, तो क्या आ गया जी? अब हमारे पास ये Kf लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, और साथ ऐसे ही लिखेंगे N2 और O2 लिखेंगे। तो ये आपका RF हो गया। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन NO, तो लिखेंगे द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी NO के, क्योंकि NO पे डिपेंड कर रहा है ना रिवर्स रिएक्शन, यूँ रिवर्स होना रिएक्शन, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके बाद NO
और हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनकी पावर्स बन जाती हैं। तो ये क्या बन जाएंगी, पावर बन गई, 2 जो है ऊपर आएगा, पावर्स बन जाती हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का जो सेकंड पोर्शन हमने ड्राइव किया था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि नंबर ऑफ मोल्स की पावर्स बन जाती है। यहाँ तो 1 था, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 और 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ 1 की कोई नहीं, यहाँ 2 था, 2 को भी लिखेंगे यहाँ। ठीक, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO स्क्वायर। तो R रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शन, ये साइन को कन्वर्ट किया इज इक्वल टू के साइन में, तो क्या आएगा यहाँ, एक आएगा KR और NO का स्क्वायर। तो ये आपको आ गया जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे क्या है इक्वेशन 1, और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसे क्या है इक्वेशन 2। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया हमारे पास, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया, और जैसे हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पूरी डेरिवेशन की थी हम वो कर रहे हैं। तो फिर आप करेंगे एट इक्विलिब्रियम, आपको पता है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो इक्वेशन 1 में RF की जगह ये पुट करते हैं, RF की जगह ये चीज़ आएगी इक्वेशन 1 से, और RR की जगह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह ये इक्वेशन आएगी इक्वेशन 2, RR इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ आ जाए KF N2 मल्टीप्लाइड बाय O2, और यहाँ आएगा KR इज इक्वल टू KR मल्टीप्लाइड बाय NO का स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, KF ओवर KR इज इक्वल टू NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, और यह आ गया आपका O2। उसका KF और KR क्या होता है, KC होता है, तो KC इज इक्वल टू NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 एंड O2। तो ये फुल हमने डेरिवेशन की, इसके फुल स्टेप किए, तो हमने इस रिएक्शन क्या निकाल दिया, KC निकाल दिया, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या चीज़ निकाली हमने, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फुल स्टेप है। ठीक है, तो देखिए आप फुल स्टेप नहीं करने, ये फुल स्टेप तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे बुक में सॉल्व किया हुआ है आप उसी तरह करें सॉल्व, जितने बुक में किया हुआ है इसके स्टेप हम उतने ही करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपको तरीका तो पता ही है कैसे होता है। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिर हम लिखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिर हम ये लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फिर हम दोनों को बराबर कर देते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। तो वो एक चीज़ हम इस्तेमाल करके फिर उसको हम सॉल्व करते हैं और KC का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपको तरीका सारा पता है, लेकिन हमने उतने स्टेप करने हैं जितने बुक में हमें है, बुक का मेथड हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे जी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, N2 और O2 पे। तो इज इक्वल टू KF N2 का एक्टिव मास और O2 का भी एक्टिव मास। ठीक हो गया, आगे मैं ये लिखना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, NO जब दोबारा टूट के N2 और O2 बनाएगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है NO पे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पे। तो लिखेंगे द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR NO, और ये नंबर ऑफ मोल्स की क्या बन जाती हैं, पावर्स बन जाती हैं, नंबर ऑफ मोल्स की पावर्स बना दी। तो आपने ये लिख देंगे और फिर डायरेक्ट आप KC लिख देंगे। KC में कैसे होता है, इक्विलिब्रियम सारे स्टेप आपने छोड़ के KC लिख देंगे। KC क्या होता है, KC में हमेशा प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो KF ओवर KR KC बन जाएगा, KF ओवर KR KC बन जाएगा। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आते हैं, जब भी KC आपका लिखे एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऊपर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो क्या बनेगा हमारा एक्सप्रेशन, NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 एंड मल्टीप्लाइड बाय O2। तो ये आपके पास KC का एक्सप्रेशन आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। 3 स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे।
तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस रिएक्शन को पूछ सकते हैं फाइंड आउट द Kc। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या, फॉर द रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब तक हमने क्या करना है जी, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको रिएक्शन दे देंगे ये वाला और कहेंगे फाइंड आउट द Kc। क्या कहेंगे, फाइंड आउट द Kc, यानी Kc निकालें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालें। तो सेम 3 स्टेप में करना है आपने। पहला स्टेप 3 स्टेप में करेंगे, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, तो हमेशा आपने जहन में रखें जो रिएक्टेंट्स होते हैं हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे। हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स पे। तो इन चीज़ों पे N2 और 3H2 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड अपॉन NH3। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसान है ये। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद N2 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर तो साथ नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ मोल्स, 3H2, तो H2 आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्टिव मास ऑफ H2 और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी क्या बन जाएंगी, पावर्स बन जाएंगी। तो 3 ये आ गया आपका, ये आ गया 3। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके इक्वल हो गया द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। और आपका किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, NH3 पे, और ये नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएंगी, पावर्स बन गई। नंबर ऑफ मोल्स क्या बन गए, पावर्स। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स की पावर्स बन गई। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दिस वन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू दिस वन। उसके बाद स्टेप्स हैं, इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद फिर KF और KR Kc बन जाएगा। तो Kc हम डायरेक्ट लिखेंगे, Kc लिखते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट होती है उनको ऊपर और रिएक्टेंट्स को नीचे। तो प्रोडक्ट कौन सी है, ये आपकी प्रोडक्ट NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और H2 की पावर 3। तो ये आपका Kc का एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन फॉर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं Kc में और रिएक्टेंट्स नीचे लिखेंगे, और 2 लाइनें भी लिखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है और रिवर्स रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये 3 स्टेप्स में बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसमें 2 हमने एग्जाम्पल्स पढ़ ली। ये 2 एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि आप इनका Kc फाइंड आउट करें, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है। तो उसके बाद स्टूडेंट अब हमें पढ़ना है कि हमने टेस्ट योर सेल्फ रह गई थी हमारी, टेस्ट योर सेल्फ 9.1 और टेस्ट योर सेल्फ 9.2 करते हैं। तो फिर ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसमें 9.1 देखते हैं पहले। तो 9.1 टेस्ट योरसेल्फ 9.1 टेस्ट योरसेल्फ 9.1 देखते हैं जी। पेज नंबर 6 पे ये हमारी पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले थी ये। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्यों कंप्लीट नहीं होते, रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट क्यों नहीं होते, ये पहला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्यों कंप्लीट नहीं होते,
तो जाहिर सी बात है रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं उनमें पहले रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगी और जब प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। तो आंसर सिंपली आप लिखेंगे, सेम आप वर्डिंग इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर यहीं से स्टार्ट करें। द रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, द रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है कभी भी कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज प्रोडक्ट्स recombine to form reactants in these reactions। तो ये इसका आंसर हो गया। द रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है कभी भी कंप्लीट नहीं होते क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शंस, क्योंकि इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट जब बन जाएगी वो दोबारा रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देगी। ये मेन बात है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ये इसका आंसर है, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। उसका सेकंड क्वेश्चन तो आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये आपने वही आंसर लिख देना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, और उसकी एग्जांपल बिल्डिंग वाली, वही इसका आंसर होगा। व्हेन अ रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन आगे बढ़ना रुक जाएं, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड स्टैटिक, दीज काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और बिल्डिंग, वही बिल्डिंग वाली एग्जांपल देंगे आप। A building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced each other. Third question, why the amount of reactants and products do not change in reversible reactions? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है कभी भी चेंज क्यों नहीं होती? ठीक, क्वेश्चन में थोड़ी गलती ये है कि इसमें उन्होंने बताना था इक्विलिब्रियम का बताना है, तो जो नई बुक्स हैं उनमें करेक्शन भी हुई होगी, तो पुरानी बुक्स हैं जिन बच्चों के पास वो इसमें करेक्शन करेंगे थर्ड क्वेश्चन में 9.1 थर्ड क्वेश्चन में। तो वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शंस व्हेन अटेन एन इक्विलिब्रियम। ठीक, या फिर उन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन काट के आप कर दें इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम कर दें, उसको काट के रिवर्सिबल रिएक्शन को काट के क्या कर दें, इक्विलिब्रियम कर दें, तो आंसर आपका बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3, इसको करेक्शन करवाते हैं आपको, पुरानी बुक्स है जिनके पास। वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, क्वेश्चन है वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स do not change in reverse, do not, why the amount of reactants and products do not change at equilibrium state, ये करेक्शन करेंगे आप, पुरानी बुक्स हैं, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो सकती है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो चेंज हो सकती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं, प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में, तो कम ज़्यादा होती रहती है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है ना, फिर जो है जितने रिएक्टेंट्स हैं वो उतने ही रहते हैं और जितनी प्रोडक्ट है वो उतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। फिर क्या होता है, फिर लगता है जैसे रिएक्शन पर रुक गया, लेकिन रुकता नहीं है रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उतनी ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में आके
कन्वर्ट हो जाती है तो ये काम चलता रहता है, उससे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे ऐसे होता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट चेंज, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। तो आंसर देखें स्टूडेंट इसका, ऐसे लिखेंगे आप एट, आंसर में एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट the amount of reactants and products do not change। ये मेन बात है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। फिर ना तो रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होगी, ना ही प्रोडक्ट की मिकदार कम ज़्यादा होगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। वजह क्या है, वजह क्या है जी, जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये मेन बात है, क्या हो जाता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reactions। ये आंसर हो गया, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये जस्ट 3 क्वेश्चन थे टेस्ट योरसेल्फ 9.1 में, बस ये 3 क्वेश्चन थे, एक तो बिल्कुल ही सिंपल और ये 2 के आंसर आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद 9.2 भी बहुत ही आसान है, टेस्ट योर सेल्फ 9.2, टेस्ट योरसेल्फ 9.2 देखते हैं स्टूडेंट। ये अभी आज पेज नंबर 9 पे जो आज हमने काम किया उसके एंड में, पेज नंबर 9 पे। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये अभी हमने परसों पढ़ के आए, याद कर लेंगे स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन की। उसके बाद सेकंड है हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड। एक्टिव मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आप पढ़ के आ रहे हैं, एक्टिव मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो क्या आंसर लिखेंगे आप इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखेंगे, द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो 2-4 लाइनें भी लिख देंगे, द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय, द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, तो ये इसकी डेफिनेशन उन्होंने पहले ही क्वेश्चन डाल दिया, अभी टॉपिक पीछे अभी आना है टॉपिक, टेस्ट योरसेल्फ 9.2 के बाद ये टॉपिक आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। क्वेश्चन गलती से उन्होंने पहले ही दे दिया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कल का जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैन पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। अब जो उसने आपको मसनूई एक फर्जी रिएक्शन दे दिए हैं, उन फर्जी रिएक्शन में वो आपसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट, वो कह रहा है कि आप पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स बताएं। 1 मैं करूँगा, 2 आप खुद करेंगे, ए पार्ट मैं करूँगा आपके लिए। देखें 2a प्लस 3b गिव्स यू 4c एंड प्लस 2d। तो ये आपको रिएक्शन दे दिया, फर्जी रिएक्शन a b c d, 2a प्लस 3b 4c एंड 2d। तो क्या है इसमें, पॉइंट आउट द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कौन से हैं, ए का कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए के 2, बी के 3, ये कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, सी के 4, डी के 2। तो आंसर में क्या क्या लिखेंगे आप, सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ, आंसर में सिंपली लिखें द कोफिशिएंट ऑफ
द कोफिशिएंट ऑफ ए इज़ 2, द कोफिशिएंट ऑफ बी इज़ 3, द कोफिशिएंट ऑफ सी इज़ 4, द कोफिशिएंट ऑफ डी इज़ 2। सिंपली आप देखें ए का कोफिशिएंट क्या है, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट एंड डी का कोफिशिएंट। तो ये ए पार्ट आपके लिए कर दिया है, बी पार्ट और सी पार्ट आप बिल्कुल आसान है, आप खुद करेंगे। बी पार्ट 4x गिव्स यू 2i प्लस 3z, ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। सी पार्ट भी 2m प्लस 4n इज इक्वल टू 5o। तो ये भी आप दोनों बी पार्ट और सी पार्ट आप खुद से करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, इनके आपने लिखने हैं फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन 5 है ये। तो क्वेश्चन 5 में क्या रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपने इनके लिखने हैं। तो इसमें 3 पार्ट है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो एक मैं कर देता हूँ आपके लिए, बी वाला PCl3 प्लस Cl2 गिव्स यू PCl5। तो बाकी ए और सी आप खुद करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, जब KC लिखना होता है तो KC लिखते हैं। तो KC जब भी लिखेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट ऊपर आएंगी और रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे। तो आपने KC लिखना है, इसका KC लिखेंगे, ये प्रोडक्ट ऊपर PCl5, नंबर ऑफ मोल्स कोई भी नहीं है तो कोई नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल इज़ 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे का लिखते हैं रिएक्टेंट्स, PCl3, इसमें भी 1 नंबर ऑफ मोल है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीप्लाइड बाय Cl2। तो ये आपका KC हो गया, ठीक है। तो आपने KC लिखना है। इसमें ए का आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है, आपके होमवर्क में आएगा। ए आप खुद करेंगे और सी पार्ट भी आप खुद से करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो ये स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज सेल 9.2 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट लेक्चर आपको समझ आ गया होगा सारा। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो उसका हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।